इसी तरीके से अगर आपको सम टाइम ये होता है कि आपको इसकी बजाय ये वैल्यू की बजाय आपको ये सारी वैल्यूज़ गिवन होती हैं, आपने एक्स डी या टी फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको ये सारी वैल्यूज़ गिवन है, ये एक हमारे पास कोई आंसर आ जाएगा, फिर 1 को उधर जाके माइनस करें तो ये कोई वैल्यू आ जाएगी। मीन कि इस केस में हमारे पास ERF की वैल्यू गिवन है और हमने ये अंदर ये जी है ये निकालना है, ठीक है। इसको टेम्परेरी जी का नाम दे दें। तो लेट्स से कि ये जो पूरी वैल्यू आई है, मतलब ERF दिस होल थिंग इज इक्वल टू, ये मेरे पास आया था 0.7112, तो यहाँ से टेबल से देखूंगा मैं वैल्यू 0.7112 अगर आ रही है यहाँ पर इसमें, तो उसके करस्पॉन्डिंग जी की वैल्यू ये 0.75, तो ये जो पूरा बनेगा ये वाला पूरा ये इक्वल हो जाएगा 0.75, फिर इसको ये सारा 0.75 के इक्वल रख लेंगे और वहाँ से हम कोई भी अननोन वैल्यू है वो फाइंड कर लेंगे। तो बेसिकली दो चीज़ें हैं, अगर आपको ये जी दिया हुआ है तो ERF और जी दिया हुआ है तो यहाँ से जी देखें, इधर से ERF फाइंड कर लें। अगर आपको एरर फंक्शन ये पूरे सारा दिया हुआ है तो आप एरर फंक्शन की जहाँ से वैल्यू देखें उसके करस्पॉन्डिंग जी की वैल्यू यहाँ से निकालें, जिससे मैंने ये निकाली थी 0, तो वहाँ से आप फिर इनमें से कोई वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम एग्जांपल पे अप्लाई करते हैं। सॉरी, उससे पहले हम थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके टाइम के साथ वेरिएशन के। अगर मेरे पास ये एक मटेरियल है, ये कोई एक मटेरियल होगा, ठीक है, इसकी ये स्लैब है और ये इस तरफ, और एटम जो है वो इधर से डिफ्यूज़ कर रहे हैं, इस तरफ से एटम डिफ्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब लेट्स चेक करें कि इसको मैंने किसी टाइम T1 के लिए मैंने उस इन्वायरमेंट में रखा जो एटम मैं डिफ्यूज़ करवाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर बेसिकली टाइम का मतलब ये होता है कि आप कितने टाइम के लिए डिफ्यूजन करवा रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि अगर ये मैं 2 आवर्स के लिए करवा रहा हूँ तो इस मटेरियल को हम 2 आवर्स के लिए उस इन्वायरमेंट में रख देंगे। अगर 5 आवर्स के लिए करना है तो 5 आवर्स के लिए रख देंगे। तो हम देखते हैं कि टाइम चेंज करने से क्या होगा। लेट्स से कि T1 हमारे पास एक टाइम है, इसको मैंने T1 टाइम के लिए रखा, ठीक है, और मेरे पास ये कंसंट्रेशन प्रोफाइल ये वाला आ गया, ये ग्रीन कलर में, ठीक है। ये बता रहा है कि यहाँ से डिस्टेंस, किसी भी डिस्टेंस के ऊपर कोई भी डिस्टेंस ले लें, उस पर कंसंट्रेशन क्या होगी डिफ्यूजन एटम्स की, ठीक हो। अब मैं इसी मटेरियल को मैं अगर मैंने पहले 1 घंटे रखा था, अब इसको मैं 2 आवर्स के लिए रखूँ तो डेफिनेटली अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि वो एटम के पास अब ज़्यादा टाइम है डिफ्यूज़ करने के लिए। तो वो कंसंट्रेशन प्रोफाइल देखिए पूरे का पूरा ऊपर शिफ्ट हो गया है कि पहले अगर ये डिस्टेंस था, देखिए अगर इस डिस्टेंस के ऊपर पहले ये कंसंट्रेशन T1 टाइम पे इतनी थी, ठीक हो गया। अब इसी को T2 टाइम के लिए किया, T2 टाइम के लिए ब्लू कलर वाला कंसंट्रेशन प्रोफाइल है, तो उसमें ये कंसंट्रेशन बढ़ गई, हर पॉइंट पे बढ़ गई। मतलब इस पॉइंट पे देखें तो T1 के लिए इतनी कंसंट्रेशन थी ये वाली, ये, और अब इसी के लिए वो मैंने जब रिपीट किया तो उसी डिस्टेंस पे कंसंट्रेशन बढ़ गई। मीन कि अगर मैं यहाँ देखें कि यहाँ पर अगर कंसंट्रेशन पहले 0.8 थी, अब मैंने टाइम बढ़ाया तो वो बढ़ के 0.9 हो जाएगी या 1.4 हो जाएगी इस तरह। और अगर मैं टाइम और ज़्यादा बढ़ा दूँ तो और ज़्यादा हर पॉइंट पे कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो ये पूरा ग्राफ है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर जाने का मतलब ये है कि हर डिस्टेंस के ऊपर कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती जा रही है, कि टाइम 1 के लिए कंसंट्रेशन इतनी है, ये वाली, ये टाइम 2 के लिए इतनी है और टाइम 3 के लिए इतनी है। और अगर आप इसको गौर से देखें तो ये टूवर्ड स्ट्रेट लाइन जा रहा है। अगर इसको मैं थोड़ी और टाइम के लिए रख दूंगा तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि ये स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन हो जाएगी, कि अब वो इसका ग्रेडियंट जो है ये कांस्टेंट हो गया इसमें, कि हर अंदर मटेरियल के अंदर हर जगह पर डिफ्यूजन रेट एक जैसा है, ठीक हो गया। स्टेडी स्टेट का मतलब कि हर जगह पर मटेरियल के अंदर डिफ्यूजन रेट एक जैसा है। तो ये हमने देख लिया कि अगर आप टाइम चेंज करें कि साइड डेट के टाइम T1 था, फिर उससे बड़े टाइम के लिए रखा, उससे और बड़े टाइम के लिए रखा, तो कंसंट्रेशन प्रोफाइल या वो चेंज होता जाता है। इस तरह चेंज होता जाता है कि मटेरियल के अंदर किसी भी डेप्थ पे कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, क्योंकि ज़्यादा टाइम मिल रहा है एटम्स को डिफ्यूज़ होकर वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो ज़्यादा एटम वहाँ तक पहुँच जाएंगे और डिफ्यूजन बढ़ती जाएगी।
सो ये हमारा हो गया। फिर सेकंड लॉ, इसकी एप्लीकेशन एक देख लेते हैं कि लेट्स सपोज कर लें कि हमारे पास एक अलॉय है, इसमें कार्बन कंसंट्रेशन, एन अलॉय इनिशियली हैज़ कार्बन कंसंट्रेशन इनिशियली का मतलब होता है कि डिफ्यूजन से पहले हैज़ यूनिफॉर्म कार्बन कंसंट्रेशन ऑफ 0.25। इसका मतलब है कि हमारे डिफ्यूजन से पहले उसके अंदर कंसंट्रेशन कितनी थी, 0.25। ये क्या हो जाएगा हमारे पास C0 ये था ना कि डिफ्यूजन से पहले जितनी उसके अंदर वो आटम हैं जो हम डिफ्यूज़ करना चाह रहे हैं। हम डिफ्यूज़ क्या कराना चाह रहे हैं इसमें, कार्बन, और ऑलरेडी इसके अंदर कार्बन इतनी है। अच्छा, इस टू बी ट्रीटेड एट 950 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर आ गया। if the concentration of the carbon at the surface is suddenly brought to and maintained as 1.2%, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन एट सरफेस, देखिए सरफेस के ऊपर कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1.2%। ये जो सरफेस के ऊपर हम डिफ्यूज करवा रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कार्बन, वो कितनी है, 1.208%। मीन के ये क्या हो जाएगा, CS, कंसंट्रेशन एट सरफेस। So next, how long will it take to achieve a carbon contact of 0.8% at position 0.5? इसमें कह रहा है कि अगर आप मटेरियल के अंदर 0.5 पोजीशन पे चले जाएं, मीन कि वो क्या हो जाएगा x, और वहाँ पर जो है वो कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 0.8%। तो उसके लिए कितना टाइम चाहिए हमें, ठीक हो गया। हाउ लॉन्ग विल इट टेक। मीन के क्वेश्चन समझ आ गया कि उसमें हमें दिया हुआ है कि पहले उसके अंदर इतनी कंसंट्रेशन थी कार्बन की, ठीक है। ये स्टील की बात कर रहे हैं, ये स्टील की बेसिकली स्टील है, स्टील के अंदर हम कार्बन इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो स्टील के अंदर ऑलरेडी कार्बन कितनी थी, ये थी ऑलरेडी कार्बन थी 0.258%, और उसको हमने 950 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रखा, और सरफेस पे हमने कार्बन इंट्रोड्यूस करवाई 1.28%, ये हो जाएगा CS। और हमने देखना है कि स्टील के अंदर अगर हम 0.5 मिलीमीटर अंदर डेप्थ पे देखें, 0.5 मिलीमीटर वो स्मॉल है। इस तरह मैंने गियर की एग्जांपल दी थी ना, ये उससे मिलती जुलती एग्जांपल है कि अगर आप सरफेस से 0.5 मिलीमीटर अंदर चले जाएं तो वहाँ पर हमें 0.8% कार्बन मैंने वहाँ तक पहुँचानी है, कि वहाँ पर 0.5 मिलीमीटर डेप्थ पे 0.8% कार्बन मैंने अचीव करनी है। तो उसके लिए मुझे कितनी देर के लिए ये मटेरियल रखना पड़ेगा इस टेम्परेचर के लिए, ठीक है। जबकि इस टेम्परेचर के ऊपर ये 950 पे डिफ्यूजन कॉफिशिएंट दिया हुआ हमें 1.6 10 पर माइनस 11 डी की वैल्यू दी हुई, ठीक है। तो लेट स्टार्ट। अब ये वैल्यूज़ देखिए हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई थी। CS भी हमारे पास आ गया, C0 सॉरी आ गया, CS आ गया, CX है और X है, D भी दिया हुआ है। तो इस रिलेशन में पुट कर लें आप। CX क्या होगा, 0.8%, C0 हो गया, C0 की वैल्यू होगी ये 0.25, CS की वैल्यू 1.2 और C0 की वैल्यू 0.2। ये सॉल्व कर लिया, इज इक्वल टू 1 माइनस एरर फंक्शन। ये पूरा फिक्स सेकंड है ना, हमने जो इक्वेशन थी ना हमारी ये वाली इक्वेशन, ये सारी CS माइनस C0, ये पूरा इसके अंदर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पर। 1 माइनस E है, ये X हो गया, X/2 और T हमने फाइंड करना है, ठीक हो गया। तो बेसिकली हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ रही है, हमें कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर से। ये वाली 0.8 और 1 माइनस करके इधर, तो ये बन जाएगा 0.4210 इज इक्वल टू ERF, और ये सारा हमने सिंप्लीफाई कर लिया इधर 6.2 √T, ये यूनिट है S102 62.5 √T आ गया। अच्छा, हमने टाइम फाइंड करना है, तो इसमें देखिए हमें एरर फंक्शन की वैल्यू दी हुई है 0.4210। तो हम इसका मतलब है कि टेबल में हम देखेंगे कि ERF की वैल्यू क्या है, उसके करस्पॉन्डिंग ये Z पूरा, ये Z हम देख लेंगे। तो ये जो पूरा है इसको हम Z कह दें। ये जो ये पूरा ये वाला ब्रैकेट के अंदर ये Z, ठीक हो। तो लेट्स सी, ये टेबल में हम देखते हैं कि ये 0.4210 ये कहाँ है। टेबल में जाएं, क्योंकि हमें ये दिया हुआ था एरर फंक्शन ये वाला,
तो इसमें 0.4210, इसमें ये 0.4284 है ये, ठीक है, और ये 0.37, इसको लगता है कि 0.4210 ये यहाँ से हमने देखना है इस जगह से ना, इस जगह पर इसके बीच में 0.4210 आएगा। तो इसका मतलब है कि जो z की वैल्यू जो है वो इन दोनों के बीच में आएगी। अब ये 0.37 है, 0.42 है, 0.4210 जो हमने देखना है वो इसके क्लोज है, तो z की वैल्यू भी 0.40 के क्लोज होगी, मीन यू कैन से ऑलमोस्ट 0.39 या इतनी। एक तो आप रफ एस्टिमेट भी कर सकते हैं, दूसरा आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। वो हम देखते हैं कैसे, कि आप ये वैल्यूज़ हम उठा लें यहाँ से, ये बॉक्स है, ये वैल्यूज़ मैं यहाँ से अलग कर दूँ। इधर 0.35 पे ये वैल्यू थी और 0.40 पे ये वैल्यू थी, ठीक है, और ये z जो इनके बीच में आ रहा था 0.40, जो कि मैंने z फाइंड करना है। तो अगर मैं ज्यूम कर लूँ ये लीनियरली ERF z के साथ लीनियरली वेरी कर रहे हैं, तो इनका हम डिफरेंस लेके तो हम इसे ईजिली फाइंड कर सकते हैं। दैट इज़ z माइनस 0.35, ये डिफरेंस और ये टोटल डिफरेंस, मीन कि इनका डिफरेंस और ये टोटल डिफरेंस ये इक्वल होगा इसके करस्पॉन्डिंग इनका डिफरेंस, ये क्योंकि इन दोनों के करस्पॉन्डिंग ये दो है ना, तो इनका डिफरेंस ओवर टोटल डिफरेंस, ये रेशो इक्वल होगी इन दो वैल्यूज़ का डिफरेंस और टोटल डिफरेंस। जस्ट ये रेशो है करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ की, तो ये बन जाएगा z माइनस 0.35 ओवर 0.45 माइनस 0.35 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस ओवर 0.42 माइनस। तो यहाँ से आप z की वैल्यू जब निकाल सकते हैं वो आगे 0.392। तो जो कि हमने यहाँ देखें, मैंने कहा था अगर आप रफली भी देखें तो क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए थी 0.4210 की और वो तो यहाँ नहीं दी हुई, तो इसका मतलब और लेकिन वो इनके बीच में आएगी, तो 0.4210 इसके क्लोज होगा बोथ, तो वैल्यू भी 0.40 के क्लोज होगी एज़ कम्पेयर टू 0.35, तो इसके क्लोज होगी तो 0.39 ऑलमोस्ट आप अगर एस्टिमेट करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अच्छा, सो z की वैल्यू आ गई। अब ये इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास ये जो पूरा है ये पूरी वैल्यू ये z हो गया, ये 0.39 ये वाला, ये 0.39 ये यहाँ ये पूरी वैल्यू इसकी इक्वल हो जाएगी 62.5 ओवर √t इज इक्वल टू 0.39। तो वहाँ से आप t निकाल लें तो ये बनता है 7.1 आवर्स। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि अगर मैंने इस मटेरियल में 0.5 मिलीमीटर हाफ ऑफ अ मिलीमीटर वहाँ तक मैंने कंसंट्रेशन करनी है 0.8% इतनी, तो उसके लिए मुझे इसको 7.1 आवर्स तक उसमें रखना पड़ेगा और टेम्परेचर में दिया हुआ था दैट वाज 950 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ये हमारा फिक्स साइकिल लॉ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन।